आज हम लोग मैथ विषय के कक्षा 6 में पाठ 2 पूर्ण संख्याएं तथा उनकी गणितीय संक्रियाओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। आज हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? गिनती की संख्याओं में यदि शून्य को भी जोड़ लिया जाए, यानी शून्य सहित गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो एक से लेकर इनफाइनाइट तक तो हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी, यानी जिसका कोई अंत नहीं है। अगर उसमें हम शून्य भी जोड़ देते हैं तो शून्य से लेकर यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 क्रमशः क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इन पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो देखिए, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कि यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से और आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह क्रमशः बढ़ते चले जाते हैं। तो ये सभी संख्याएं 0 से आगे जितनी भी हैं वो सब 0 से बड़ी संख्याएं हैं और ये आगे की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। तो इन सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर भी आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए, पूर्ण संख्याओं पर जो संक्रियाएं हैं, गणितीय संक्रियाएं, वो कौन कौन सी हैं? गणितीय संक्रियाएं तथा उनके गुणधर्म या रूल्स। देखिए, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं हैं जोड़, घटाना, गुणा और भाग। यानी पूर्ण संख्याओं को जोड़ना, उनको घटाना, उनका गुणा करना और उनका भाग देना हम लोग इसमें सीखेंगे। और इन पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के नियम क्या हैं? देखिए, सबसे पहला नियम है संवरक नियम। संवरक नियम क्या होता है उसको समझते हैं अभी आगे। क्रम विनिमय का नियम, साहचर्य का नियम और तत्समक अवयव का नियम। तो इन चारों नियमों के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे, इन चारों नियमों के बारे में भी सीखेंगे। देखिए, पहला नियम है हमारा संवरक नियम। संवरक नियम, तो संवरक नियम क्या होता है? यदि दो पूर्ण संख्याओं की विभिन्न संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग कराने पर संक्रिया फल पूर्ण संख्या प्राप्त होती है तो उसे उस संक्रिया का संवरक नियम कहते हैं। जैसे कोई दो पूर्ण संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो जो संक्रिया फल पूर्ण संख्या हमको प्राप्त होती है, यानी उस क्रिया के पश्चात जो संख्या प्राप्त होती है, अगर वह भी एक पूर्ण संख्या है तो इसे उस संक्रिया का संवरक नियम कहते हैं। उस संक्रिया का संवरक नियम मतलब जैसे जोड़ में आया तो जोड़ का संवरक नियम, घटाने का संवरक नियम, गुणे का संवरक नियम और भाग का संवरक नियम। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग योग का संवरक नियम। योग का संवरक नियम, दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। तो अगर दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या है तो वो योग का संवरक नियम कहलाता है, यानी इस नियम को पालन करता है। उदाहरण देखिए, 5 + 7, 5 और 7 को जोड़ने पर हमको क्या मिल रहा है? 12। और 12 भी एक पूर्ण संख्या है। 0 + 9, 9 पूर्ण संख्या है। 13 + 12, 25 पूर्ण संख्या है। यानी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमें एक पूर्ण संख्या मिल रही है, इसलिए योग संवरक नियम का पालन करता है। दूसरा देखिए, घटाने का संवरक नियम। घटाने का संवरक नियम, दो पूर्ण संख्याओं का घटाना हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होता है। ये देखिए, नहीं होता है, यानी दो संख्याओं पर घटाने पर हमेशा पूर्ण संख्या हमको प्राप्त नहीं होती है, इसलिए घटाना इस नियम का पालन नहीं करता है। तो ध्यान रखेंगे, योग का नियम तो संवरक नियम है, लेकिन घटाने का नियम संवरक का नियम नहीं है। उदाहरण देखिए, 8 में से 4 घटाते हैं कितना आता है? 4। ये एक पूर्ण संख्या है तो ये तो पालन कर रहा है, लेकिन दूसरा देखिए, 17 में से 21 घटाते हैं तो हमारा उत्तर क्या आता है? -4। और -4 जैसी कोई संख्या अभी हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, तो -4 और नीचे देखिए -7, ये क्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि घटाने की संक्रिया संवरक नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है। तीसरा देखिए, गुणन का संवरक नियम यानी गुणे का संवरक नियम। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या
होती है, यानी गुणन का नियम संवरक नियम का पालन करता है। उदाहरण से समझते हैं। 3 गुणे 5 15, 12 गुणे 4 48, 26 गुणे 1 26 सभी पूर्ण संख्याएं हैं। इसका मतलब ये है कि गुणे का नियम संवरक नियम का पालन करता है। चौथा देखिए, भाग का संवरक नियम। दो पूर्ण संख्याओं का भाग सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती है। दो पूर्ण संख्याओं का भागफल सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती है, संख्या नहीं होती। इसका मतलब क्या कि ये संवरक नियम का पालन नहीं करता है। देखिए 24 में 6 से भाग देते हैं, कितना आता है 4। तो ये तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन अगर 17 में 4 से भाग दिया जाए तो कितना आता है 4.25, 4.25। तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाग संवरक नियम का पालन नहीं करता है। तो अब रूल ध्यान रखिए, यहाँ पे योग तथा गुणा की संक्रिया संवरक नियम का पालन करती है, परंतु घटाना तथा भाग संवरक नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा देखिए, क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम, तो क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, क्रमों की अदला बदली, यानी संख्याओं को सीधे और उल्टे क्रम में रखना। यदि दो पूर्ण संख्याओं की विभिन्न संक्रियाएं जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग में उनका क्रम बदलने पर उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। यानी संख्याओं का क्रम बदलने पर भी उसका जो मान होता है, वैल्यू होती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे हम क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। पहला देखिए, योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम, दो पूर्ण संख्याओं में योग का क्रम बदलने पर उसके योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 3 धन 6, इसको हम उल्टा कर दें, 6 धन 3, तो ये बराबर कितना आ रहा, चाहे आप 3 धन 6 जोड़िए या 6 धन 3 जोड़िए, उसका योगफल कितना आ रहा 9। इसी तरह 11 + 21 या 21 + 11 योगफल कितना आ रहा 32, यानी उसके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अतः योग का क्रम विनिमय नियम, यानी योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा देखिए, घटाने का क्रम विनिमय नियम। घटाने का क्रम विनिमय नियम, दो पूर्ण संख्याओं में घटाने का क्रम विनिमय बदलने पर, यानी क्रम बदलने पर मान बदल जाता है, अर्थात घटाना संक्रिया इस नियम का पालन नहीं करती है। जैसे घटाना संवरक का भी पालन नहीं करता और क्रम विनिमय का भी पालन नहीं करता है। जैसे 8 में 4 घटाइए, तो 8 में 4 घटाएंगे 4 आ जाएगा। अगर 4 में 8 घटाएंगे तो ऋण 4 आएगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों के मान बराबर नहीं होंगे। तो बराबर नहीं के लिए बराबर का चिन्ह लगा के और उसको ऐसे तिरछा काट देते हैं। यानी 8 ऋण 4 बराबर नहीं है 4 ऋण 8 के। इसी तरह से 7 ऋण 5 बराबर नहीं है 5 ऋण 7 के। तीसरा देखिए, गुणन का क्रम विनिमय नियम। गुणन का क्रम विनिमय नियम, गुणे का, दो पूर्ण संख्याओं का गुणन, यानी गुणे में क्रम बदलने पर उसका मान समान रहता है। यानी इसमें अगर क्रम बदल देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 4 गुणे 5 है या 5 गुणे 4 है, वैल्यू कितनी आएगी 20। 12 गुणे 4 है या 4 गुणे 12 है, वैल्यू कितनी आएगी 48। यानी दोनों ही तरीके से क्रम को बदलने पर भी उसके मान में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसे गुणन का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। चलिए भाग का क्रम विनिमय नियम देखते हैं। सारे नियमों को हमने आपके लिए एक साथ बताया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। भाग का क्रम विनिमय नियम मतलब दो पूर्ण संख्याओं की भाग संक्रिया में क्रम बदलने पर मान बदल जाता है। अगर मान बदल जाता है इसका मतलब क्या है कि भाग क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है। तो 24 में 6 से भाग देते हैं, ये बराबर नहीं है 6 में 24 से भाग दें, दोनों में मान बराबर तो आएगा नहीं। इस तरह 8 में 0 से भाग दें या 0 में 8 से भाग दें तो उनमें भी मान बराबर नहीं आएगा। 8 में 0 से भाग देंगे 8 और 0 में 8 से भाग देंगे तो 0। किसी पूर्ण संख्या में 0 से भाग देने पर मान में कोई अंतर नहीं होता।
अर्थात जीरो से भाग परिभाषित नहीं है, यानी किसी पूर्ण संख्या में अगर हम जीरो से भाग देंगे तो वही पूर्ण संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। जैसे देखिए 8 को जीरो से भाग दिए तो 8 को जीरो से भाग देंगे तो 8 मिलेगा हमको, हमको 8 प्राप्त हो जाएगा। 15 को जीरो से भाग देंगे तो 15 मिल जाएगा, यानी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा देखिए, इसका करेक्शन कर लेंगे, जीरो की जगह 8 कर लेंगे। शून्य में किसी अन्य पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य होता है। इस नियम को भी ध्यान रखेंगे कि अगर शून्य में किसी पूर्ण संख्या से भाग देते हैं तो भागफल हमेशा जीरो आएगा। जैसे जीरो में 5 से भाग दीजिए जीरो, 25 से जीरो, 11 से भाग दिया जीरो, 1 से भाग दिया जीरो, तो सभी में जीरो आ रहा। किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल सदैव वही संख्या रहती है, यानी किसी पूर्ण संख्या में अगर 1 से भाग देते हैं तो भागफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। आगे देखिए, तीसरा है साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम, साहचर्य के नियम में यदि तीन पूर्ण संख्याओं में, देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ चिन्ह लगा हुआ है, थोड़ा उसको इसमें मिला के पढ़ेंगे। यदि तीन पूर्ण संख्याओं में पहले किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं में गणितीय संख्याएं जैसे योग, घटाना, गुणा, भाग कराने पर संक्रिया फल में कोई अंतर नहीं होता है तो वह संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है। मतलब है कि यदि तीन पूर्ण संख्याएं हैं तो उसमें किन्हीं भी दो संख्याओं में पहले वो संक्रिया कराने पर, पहले उन दो संख्याओं में संख्या को पूर्ण करके फिर तीसरी संख्या से वही संक्रिया कराते हैं और उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे साहचर्य का नियम कहते हैं। इसको हम एक योग के नियम से समझ लेते हैं। योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम यानी तीन पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय, तीन पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किसी दो पूर्ण संख्याओं को पहले जोड़ने में उसके योगफल में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे देखें यहाँ पर हमने तीन संख्याएं ली हैं, 2, 3 और 5। तो पहले हमने 2 और 3 को जोड़ लिया, फिर 5 जोड़ दिया, तो कितना आ गया, 3, 2, 5, 5, 10। अब हमने क्या किया कि बाद की दो संख्याएं यानी 3 और 5 को जोड़ लिया, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 5, 3, 8 और 2, 10, या फिर 3 ले लिया और 2 और 5 को जोड़ दिया पहले। तो क्या इसके मान में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तीनों ही केसेस में उत्तर हमारा कितना आ रहा, 10। इसी तरह 8 + 4, पहले 8 और 4 को जोड़ के फिर 9 जोड़ा, फिर 8 में 4 + 9 को जोड़ के 8 को जोड़ा, फिर 8 + 9 को जोड़ के 4 को जोड़ा, तो तीनों ही केसेस में हमारा उत्तर कितना आ रहा, 21। क्लियर? तो इस तरह से अगर किन्हीं तीन संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में किन्हीं भी दो संख्याओं को हम पहले जोड़ लें फिर बाद में तीसरी संख्या जोड़ें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात योग साहचर्य के नियम का पालन करता है। देखिए, घटाने का साहचर्य नियम, घटाने का साहचर्य नियम नहीं करता है, ये पालन नहीं करता, क्योंकि घटाने में क्रम बदलने पर या पहले दो को घटाने पर फिर तीसरे को घटाने पर मान में अंतर आ जाता है। जैसे देखिए 8 ऋण 4, 8 से 4 को घटा के फिर उसमें 3 घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आ रहा, 1। और 8 ऋण 4 - 3, 4 में 3 घटा के फिर 8 में से उसको घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आ रहा, 7। ये वैल्यू क्या है, बराबर नहीं है। इसी तरह से 9 ऋण 3 घटाकर फिर ऋण 2 घटाएंगे, या 9 में से 3 - 2 घटाकर घटाएंगे तो वैल्यू 4 और 8 आ रही, तो जो कि समान नहीं है, अर्थात घटाने का नियम साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। तीसरा केस देखिए, गुणन का साहचर्य नियम, गुणन का साहचर्य नियम पालन करता है। तो गुणन के साहचर्य नियम में किन्हीं दो संख्याओं का पहले गुणा करें फिर तीसरे का गुणा करें, क्रम बदल के कर लें,
पहले दो कोई भी संख्या का गुणा करें फिर तीसरे का करें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण देखिए 6 गुणे 9, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, गुणा कर लें, फिर इसमें 11 का गुणा कर दें। इसी तरह से अगर 6 को अलग कर लें, 9 और 11 का गुणा करके फिर 6 का गुणा करें तो भी हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और उत्तर कितना आता है 594। इसी तरह 2 गुणे 3, पहले गुणा कर लें फिर 5 का गुणा करें, या 2 में 3 गुणे 5 का गुणा करके करें तो उत्तर कितना आ रहा 30, यानी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थात गुणन का नियम साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, देखिए नोट, ध्यान रखेंगे इसको। नोट, गुणन का योग यानी जोड़ने तथा घटाने पर वितरण नियम, तो वितरण नियम का मतलब क्या होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। गुणन का योग तथा घटाने पर वितरण नियम लागू है, यानी गुणन के केस में, गुणे के केस में जोड़ तथा घटाने पर वितरण नियम लागू होता है। जैसे यहाँ देखिए अगर हम x का गुणा y प्लस जेड में करते हैं तो x का गुणा y से भी होगा और x का गुणा z से भी होगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा x गुणे y फिर धन x गुणे z, यानी x का y में भी गुणा करेंगे और x का z में भी गुणा करेंगे, तो ये दोनों फैक्टर गुणा करके तब हम इसको धन करेंगे, यानी ये जो x है वो दोनों में वितरित हो जाता है, इसलिए इसे गुणन का योग का वितरण नियम कहते हैं। इसी तरह देखिए x गुणे y ऋण z, तो x गुणे y ऋण z करेंगे तो x का गुणा y में भी होगा और x का गुणा z में भी होगा, तो ये हो जाएगा x गुणे y, ऋण जो चिन्ह है बीच में वो लगा देंगे, x गुणे z, यानी पहले x और y का गुणा कर लेंगे, x और z का गुणा कर लेंगे, फिर दोनों को घटा देंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि गुणन का जो गुणे का योग और घटाने पर, यानी गुणन में योग और घटाने पर वितरण नियम लागू होता है, यानी अगर गुणा करते हैं तो दोनों से ही गुणा होगा, वो वितरित हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये फार्मूला है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, एक उदाहरण से इसको समझते हैं। एक उदाहरण हम लोगों ने यहाँ पे लिया 9 गुणे, अब ब्रैकेट में 8 धन 4, छोटा कोष्टक के अंदर हमने 8 धन 4 लिया है, तो 9 का गुणा 8 से भी होगा और 9 का गुणा 4 से भी होगा और बीच में योग का चिन्ह, तो 9 गुणे 8 72 हो गया और 9 गुणे 4 36 हो गया, 72 और 36 को जोड़ देंगे कितना आ गया 108। क्लियर, तो यहाँ पर 9 क्या हुआ, दोनों ही योग के दोनों पूर्ण संख्याओं में वितरित हो गया, यानी 9 का गुणा 8 से भी हुआ और 9 का गुणा 4 से भी हुआ। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए 4 गुणे 8 ऋण 5, 4 का गुणा 8 से करेंगे और 4 का गुणा 5 से करेंगे, बीच में ऋण का चिन्ह है तो ऋण लग जाएगा। अब 8 गुणे 4 32 और 4 गुणे 5 20, कितना आ गया उत्तर हमारा 12, यानी जो गुणे का वितरण नियम है यो योग और घटाने दोनों पर लागू होता है। तो ध्यान रखेंगे ये वितरण नियम गुणन के लिए है। शून्य का गुणन नियम, शून्य का गुणन नियम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर उसका गुणनफल हमेशा शून्य हो जाता है। तत्समक अवयव का नियम, देखिए चौथा नियम है तत्समक अवयव का नियम, यानी आइडेंटिटी रूल। जब किसी पूर्ण संख्या में कोई ऐसी संख्या से गणितीय संख्या जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग कराया जाता है जिससे उसके मान में कोई अंतर ना हो, तो उस पूर्ण संख्या को उस संख्या का तत्समक अवयव कहते हैं, आइडेंटिटी फैक्टर कहते हैं। मतलब कि किसी पूर्ण संख्या में किसी ऐसी संख्या से गुणा करा जाए कि उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो वो संख्या उस संख्या का तत्समक अवयव कहलाता, उस संक्रिया का, चाहे गुणे का हो, योग हो, भाग हो, घटाना हो, उसका तत्समक अवयव कहलाता है। देखिए योग का तत्समक अवयव क्या होता है, तो शून्य को योग का तत्समक अवयव कहते हैं, क्योंकि किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम शून्य को जोड़ते हैं तो उस पूर्ण संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसके अलावा हम किसी भी पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो उसका मान बदल जाता है।
इसे 8 में शून्य जोड़ते हैं कितना आएगा 8, 19 में शून्य जोड़ेंगे 19, 9 में शून्य जोड़ेंगे 9 और 100 में शून्य जोड़ेंगे 100। तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ है कि शून्य योग संक्रिया का तत्समक अवयव है। देखिए घटाने का तत्समक अवयव, घटाने का तत्समक अवयव, शून्य को घटाने का तत्समक अवयव भी कहते हैं, क्योंकि घटाने में भी अगर हम शून्य के अलावा किसी पूर्ण संख्या से दूसरी पूर्ण संख्या को घटाते हैं तो उसके मान में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन अगर किसी पूर्ण संख्या में शून्य को घटाते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 12 में 0 12, 18 में 0 18, 9 में 0 9, 15 में 0 गया 15, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गुणन का तत्समक अवयव, तो गुणे में देखिए अगर हम शून्य से गुणन करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 0 गुणन का तत्समक अवयव नहीं हो सकता। तो एक से गुणा करते हैं और 1 से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात 1 को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। 17 गुणे 1 17, 8 गुणे 1 8, 25 गुणे 1 25, 6 गुणे 1 6। तो 1 गुणन के लिए तत्समक अवयव होता है। भाग का तत्समक अवयव, देखिए 1 को भाग संक्रिया का तत्समक अवयव भी कहते हैं, यानी 1 से भाग देने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 1 को भी भाग संक्रिया का तत्समक अवयव कहते हैं। आइडेंटिटी फैक्टर, 15 में 1 से भाग देंगे 15, 7 में 7, 25 में 25। क्लियर? अच्छा आगे देखिए एक अलग से पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आपको, भाग के संगत गुणात्मक मान क्या होता है। तो भाग के संगत गुणात्मक मान का मतलब है कि अगर हम किसी संख्या से किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो उसका जो भागफल आता है उसे भाग देने वाली संख्या से गुणा करने पर फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी भाजक और भागफल में गुणा करने पर हमें फिर से भाज्य संख्या मिल जाती है। जैसे उदाहरण से समझिए 21/3, 21 में 3 से भाग देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 7। इस 7 में 3 से गुणा कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 21, यानी भाजक और गुणनफल का गुणा करते हैं तो हमें भाज्य संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस भाग की संक्रिया में 21/3 में 21/3 बराबर 7 में संगत गुणात्मक मान क्या हो गया 7 गुणे 3, यानी 7 और 3 का गुणा करेंगे तो फिर से हमको 21 प्राप्त हो जाता है। तो इस भाग की संक्रिया में गुणात्मक मान या संगत मतलब उसका संगत गुणात्मक मान 7 गुणे 3 21 होता है। इसी तरह से दूसरी भाग की संख्या में देखिए यहाँ पर भाज्य है 56, भाजक है 8 और भागफल है 7, तो भाग देने पे हमको कितना मिल रहा है भागफल 7। अब इस भाजक और भागफल में गुणा कर देंगे तो हमको फिर से यही भाज्य संख्या मिल जाती है। तो इस भाग की संक्रिया में संगत गुणात्मक मान 8 गुणे 7, क्या हुआ इसमें संगत गुणात्मक मान हो गया 8 गुणे 7, यानी भाजक इंटू भागफल, और ये बराबर कितना है 56। तो इसे कहते हैं भाग के संगत गुणात्मक मान। तो इस वीडियो में यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।